Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video I am going to start new chapter, that is Introduction to Euclid's Geometry, right? तो सबसे पहले इस वीडियो में सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 5.1, राइट? तो लेट्स स्टार्ट. अब चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. तो अब ज्योमेट्री है ना, तो सबसे पहले यूक्लिड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं. तो यूक्लिड, यू ऑल already heard about Euclid, maybe. So Euclid is a mathematician. Actually, he is a teacher of mathematics in a college in Egypt, right? अगर आप यूक्लिड की तो जिस टाइम पीरियड में, इन विच टाइम पीरियड यूक्लिड इज प्रेजेंट, अगर आप यूक्लिड के टाइम पीरियड की बात करोगे, ही इज प्रेजेंट अराउंड 325 BCE to 265 BCE. अब बात आती है सर BCE क्या होता है? BCE की मतलब, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, राइट? और टेक्निकली यू कैन से द ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न, राइट? तो लेट्स से जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न सम ईयर, तो उससे पहले जितने भी साल है हम पीछे से काउंट करेंगे. लेट्स से जीसस क्राइस्ट बॉर्न इन सम एक्स नंबर ऑफ ईयर, तो 1 ईयर बिफोर जीसस क्राइस्ट बॉर्न उसको हम बोलेंगे 1 BCE, राइट? 2 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न उसको हम बोलेंगे 2 BCE. 3 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न उसको हम बोलेंगे 3 BCE, राइट? 1 ईयर आफ्टर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न वी विल कॉल इट एज 1 AD, एन्नो डोमिनी टेक्निकल वर्ड से 2 AD. तो हमको ये समझना है सर BCE का मतलब, राइट? 3 BCE मतलब 3 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न. इसलिए यहाँ पे देखो 325 से लेके 265 लिखा, यानी कि 325 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न टू 265 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न. इन दिस टाइम पीरियड यूक्लिड इज प्रेजेंट. अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं यूक्लिड की जो टाइम पीरियड में? हाँ, स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ मैं. अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री. अब यूक्लिड आ रहा है अराउंड दिस एज 325 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न. बट क्या यूक्लिड से पहले कोई ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं है क्या? इवन बिफोर यूक्लिड देयर इज ए ज्योमेट्री का बहुत यूज हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ा होगा. हरप्पा, मोहनजोदड़ो, इनकी सारी की सारी कंस्ट्रक्शंस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इट इज़ अबाउट 3000 BC, यानी कि 3000 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न. इसका मतलब तब भी, उस टाइम पे भी ज्योमेट्री का यूज हो रहा है. एंड देर इज ए बुक कॉल्ड सुलभ सूत्रास. इट इज़ ए एंशिएंट इंडियन बुक. इसमें क्या है, सारी की सारी ज्योमेट्री का यूज़ प्रैक्टिकली हम कैसे करेंगे, हाउ टू प्रैक्टिकली यूज़ ज्योमेट्री, जैसे डोम्स बनाना, टेम्पल का स्ट्रक्चर्स बनाना, इन सब इसमें लिखा हुआ है. एंड व्हाट इज़ द एज ऑफ दिस बुक? अराउंड 800 BCE to 500 BCE, मतलब 800 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न. एट दैट टाइम दिस बुक इज देयर. यूक्लिड कब आया? 300 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न. मतलब यूक्लिड से पहले ये सब है. पाइथागोरस, अब फेमस पाइथागोरन थ्योरम है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल. what is the, when Pythagoras is there? 572 BC अराउंड, मतलब 572 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट इज बॉर्न. इसका मतलब यूक्लिड से पहले भी है ना ज्योमेट्री का इस्तेमाल हो रहा है, एंड ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट. बट
बट चैप्टर का नाम देखोगे, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एज इफ यूक्लिड ने ज्योमेट्री डिस्कवर किया या इन्वेंट किया। चैप्टर को नाम सुन के ऐसे ही आ रहा है ना, राइट। तो एक्चुअली यूक्लिड ने क्या किया, तो यूक्लिड का प्रोफेशन क्या है, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ यूक्लिड? ही इज ए टीचर। अब टीचर का क्या काम क्या होता है ना? आप लोग टीचर के पास क्यों जाते हो? इतनी सारी टेक्स्ट बुक्स हैं, राइट, एंड इतनी सारी गाइड बुक्स है, बट स्टिल एक टीचर का काम क्या है? व्हाट टीचर डज, कोई भी बुक नहीं करेगा। टीचर क्या करता है ना, जो जितनी भी चीज़ें उसमें से जो रिक्वायर्ड है वही देता है टीचर। तो यूक्लिड ने भी क्या किया, एक सिस्टमेटिकली ज्योमेट्री यहाँ पे है ना, इंडिया में कुछ ज्योमेट्री वर्क है, इजिप्ट में कुछ ज्योमेट्री वर्क है ना, ग्रीस में कुछ ज्योमेट्री वर्क है, सारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जितनी भी ज्योमेट्री वर्क है उन सबको कलेक्ट किया यूक्लिड। टीचर का काम यही होता है ना, सबको कलेक्ट करना, और उसमें से एक सिस्टमेटिकली उस ज्योमेट्री को डेवलप किया है, रिट्राइट किया है। तो व्हाट यूक्लिड डिड, ही कलेक्टेड ऑल द पोर्शन अराउंड 300 BC। यूक्लिड कब बॉर्न हुआ है? 325 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट, आफ्टर 25 ईयर्स, है ना, वो 25 साल हो गए, टीचर बन गए, एंड अराउंड 300 years before Jesus Christ is born, what Euclid did, Euclid collected all the known work of the geometry in various parts of the world and arranged in his famous treatise called Elements. Clear? जितनी भी ज्योमेट्री वर्क है उन सबको कलेक्ट किया, और ऐसा नहीं कि एक बुक में डाल दिया, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में डाला था, राइट। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर, सबसे पहले ये एक सिस्टमेटिक ऑर्डर ने पूरा ज्योमेट्री को डेवलप किया। So that's why whatever geometry we are studying in our textbooks, 9th class, 10th class, 11th class, 12th class, जो भी ज्योमेट्री आप पढ़ रहे हो, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द mercy ऑफ यूक्लिड। उन्होंने ये सारा वर्क किया है एंड एक बुक में डाला, उस बुक का नाम है एलिमेंट्स। इस बुक में 13 चैप्टर्स है, इन दिस बुक देर आर टोटल 13 चैप्टर्स। हर एक चैप्टर को उन्होंने नाम दिया है, बुक 1, बुक 2, बुक 3 करके 13 बुक्स। Each chapter he named it as a book, right? So that's why the name of the chapter is called Introduction to Euclid's Geometry, because all the credit goes to Euclid। जितनी भी वर्क है वो पूरा कलेक्ट करके एक सिस्टमेटिकली एक बुक में डाला था, एंड दैट इज हेल्पिंग टिल नाउ वी आर यूजिंग दैट ज्योमेट्री, राइट। ये तो हो गई चैप्टर का नाम क्यों ऐसे, राइट। अब देख लेते हैं, अब ये जो पूरी ज्योमेट्री है ना, इज डेवलप्ड बेस्ड ऑन 3 अनडिफाइंड टर्म्स, है ना। पूरी ज्योमेट्री का थ्योरी जो है ये डेवलप किया है बेस्ड ऑन 3 अनडिफाइंड टर्म्स। क्या है 3 अनडिफाइंड टर्म्स? Three undefined terms in geometry: point, line and plane, है ना। एक्चुअली इन तीनों को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट पूरी ज्योमेट्री ये 3 अनडिफाइंड टर्म्स में बेस्ड है। लोग कहोगे सर मैथमेटिक्स मतलब लॉजिक होना चाहिए, डिफिनीशंस होना चाहिए, प्रूफ्स होना चाहिए। आप कहोगे सर पॉइंट, लाइन, प्लेन, ये 3 अनडिफाइंड टर्म्स क्यों अनडिफाइंड है? एक्चुअली यूक्लिड ने डेफिनेशंस दिया था फॉर ऑल दीज 3 थिंग्स, राइट। बट mathematicians after the Euclid, they have not considered this as well defined। क्यों? जो यूक्लिड ने जो डेफिनेशन दिया वो देख लेते हैं। what are the definitions that is given by Euclid? So some definitions of book 1 of the Elements. So what Euclid given about the point: a point is that which has no part, है ना। पॉइंट वो है जिसका जो कोई भी पार्ट नहीं होता। तो हमारे मैथमेटिशियंस को यूक्लिड के बाद जो भी मैथमेटिशियंस आया उनको अच्छा नहीं लगा, ये कैसे डेफिनेशन है। अब पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट,
पार्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट? समझ रहे बात? पॉइंट विच हैज़ नो पार्ट, चलो बता दिया। अब मेरे को बताओ पार्ट का मतलब क्या होता है ना? सिमिलरली लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। तो मैथमेटिशियंस ने बोलता है कि भाई लेंथ डिफाइन करो, लेंथ का मतलब क्या होता है, ब्रेथ का मतलब क्या होता है, ब्रेथलेस लेंथ का मतलब क्या होता है, लेंथ का डिफाइन करो। तो कहने का मतलब ये है, यूक्लिड ने डेफिनेशंस दिया है इन सब की, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, बट the mathematicians after the Euclid, they have not accepted these definitions, right? क्यों? एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए आप बैठो तो दूसरी चीज़ डिफाइन करना पड़ रहा है ना? पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, अब पार्ट को डिफाइन करो, पार्ट का मतलब क्या होता है। लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, अब लेंथ को डिफाइन करो, लेंथ क्या होता है। तो एक चीज़ को समझाने के बैठोगे तो दूसरी चीज़ हमको डिफाइन करना पड़ रहा है, ये एंडलेसली जाता जा रहा है। तो इसलिए मैथमेटिशियन ने कहा भाई पूरी ज्योमेट्री है ना, पूरी यूक्लिड ने जो बनाया बिल्कुल अच्छा बनाया, एक सिस्टमेटिकली लॉजिकल प्रूफ दिया सबकी, बट है ना ये तीन चीज़ों को हम अनडिफाइंड मान लेते और पूरी ज्योमेट्री चलाते, ठीक? ऐसे मैथमेटिशियंस ने कंक्लूड किया। ऑल ऑफ कोर्स यूक्लिड इज गिवन पुट सम डेफिनेशंस इन हिज बुक्स, बुक वन में, बुक वन है ना, एलिमेंट्स का बुक वन में, चैप्टर वन में, बट मैथमेटिशियंस नॉट एक्सेप्टेड दीज एज डेफिनेशंस। बट बाकी सब जो भी यूक्लिड ने काम किया है, प्रूफ्स, एक्सियम्स बताऊंगा मैं, एक्सियम क्या होता है, थ्योरम्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, आगे डिस्कस करूंगा। तो ये सब एक्सेप्ट किया, बट ये तीन चीज़ें ना उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लॉजिकली फिट नहीं हो रहा दिमाग में। तो मैथमेटिशियन ने कहा भाई इन तीनों को अनडिफाइंड मान लेते हैं और पूरी ज्योमेट्री चलाते हैं जैसे यूक्लिड ने दिया है, ठीक? अब पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, राइट, इन तीनों को हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट इन तीनों को हम फील कर सकते हैं, वी कैन फील, या हम कोई भी एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं। जैसे प्लेन है, देखो ये ब्लैक, ये जो बोर्ड है ना, दिस इज ए प्लेन, द सरफेस ऑफ द बोर्ड इज ए प्लेन। लाइन है ना, द कॉर्नर ऑफ द बोर्ड इज द लाइन। पॉइंट है ना, तो टू कॉर्नर्स मीट एट ए पॉइंट। मतलब इनको हम एक एनालॉजी के द्वारा समझ सकते हैं, ये ऐसा होता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, राइट? तो ही इज व्हाट यूक्लिड इज सेइंग, द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, ऑफ कोर्स लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट की जो एंड्स है ना वो पॉइंट्स होगा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। अनदर डेफिनेशन, ए स्ट्राइट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, है ना, इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, मतलब पॉइंट्स एकदम राइट चलता जा रहा है, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, ऐसा नहीं हो रहा है, राइट? तो अब इसमें देखो इवनली का मतलब, आपकी टाइम इवन का मतलब क्या होता है ना? तो एक चीज़ को डिफाइन करने बैठोगे दूसरी चीज़ डिफाइन करना पड़ रहा है। तो अब मैं बता दिया कि भाई पॉइंट, लाइन एंड प्लेन हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट इसको फील कर सकते हैं मैंने, राइट, बाई थिंकिंग ऑफ सम फिजिकल मॉडल्स, या बाई एनालॉजी, मैंने एनालॉजी दिया भाई दिस प्ले, द सरफेस ऑफ द बोर्ड इज ए प्लेन, द कॉर्नर्स ऑफ द बोर्ड इज लाइन्स, two corners meet at points, so we can able to feel line, plane and point, ठीक? again a surface is that which has length and breadth only, है ना, ये सरफेस है जिसका एक लेंथ होगा एक ब्रेड्थ होगा। the edges of a surface are lines, right? a plane surface is surface which lies evenly with the straight lines on itself, तो straight lines evenly होना चाहिए, मतलब एक के नीचे एक के नीचे, एक यहाँ पे एक आगे स्ट्रेट लाइन हो गए, एक पीछे स्ट्रेट लाइन हो गए, तब प्लेन सरफेस बनेगा नहीं, इसका मतलब ये है, ठीक? अब तो यूक्लिड ने डेफिनेशंस के साथ ये सारे कुछ डेफिनेशंस दिया है, साथ ही साथ उस एलिमेंट्स बुक में यूक्लिड ने क्या किया, कुछ एक्सियम्स दिया। अब एक्सियम्स आर नथिंग बट सम यूनिवर्सल ट्रूथ्स, है ना, एक्सियम्स को कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई छोटा बच्चा ही आके कि भाई, कोई छोटा बच्चा है उसको भी अगर बोलूँ ना, वो बोलेगा कि ये तो है ही है, कॉमन सेंस बोलता है, राइट? सो एक्सियम्स आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स
इट इज़ नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उसको प्रूव करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यूक्लिड्स एक्सियम्स देख लेते हैं। तो हम यूक्लिड स्टेटमेंट देखेंगे, वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना, आपको भी लगता है कि सर ये तो ट्रू ही है, इसको क्या प्रूव करेंगे, ऐसा लगता है आपको। देखते हैं पहले एग्जाम। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर में, अभी तक मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, क्या आया, क्या हुआ, कैसे आया, ये सब। अब यूक्लिड का 7 एक्सियम्स याद होना इंपॉर्टेंट है। यूक्लिड्स का 5 पॉस्टलेट्स, इसके बाद पॉस्टलेट्स आएगी, वो भी याद होना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम मैंने बता दिया, एक्सियम्स आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स, राइट, इट नीड नॉट बी प्रूव्ड। Postulates are also universal truths, but postulates mostly related to geometry. तो मैं लिख लेता हूँ, axioms are universal truths, need not be proved. Postulates are also kind of axiom, but these postulates mostly related with geometry are also axioms. मतलब postulates are also universal truths, but ज्योमेट्री में जो एग्जाम्स है ओनली उसको बोलेंगे postulates. Theorems are true statements which has a proof, which has proper proof. प्रूफ मतलब एक लॉजिकली उसको एक रीजनिंग के साथ, है ना, उसको प्रूव किया है। थ्योरम्स आर दो स्टेटमेंट विच हैज ए प्रूफ। एग्जाम्स भी क्या है, स्टेटमेंट्स है, बट इट नीड नॉट बी प्रूव्ड, को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तीन चीज़ की डिफरेंस समझ आ गए। अब देखते हैं, सबसे पहले यूक्लिड फर्स्ट एग्जाम, ये 7 एग्जाम्स, 7 एग्जाम्स, यू नीड टू रिमेंबर थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब यूक्लिड ने ये सारी एग्जाम्स कैसे डेवलप किया, उन्होंने नेचर को देखा, राइट, तो नेचुरली इन्होंने कनेक्ट करके ये किया, इसलिए थिंग्स का वर्ड यूज़ किया, है ना, थिंग्स, जो भी उन्होंने सराउंडिंग्स देखा उससे ये सारी एग्जाम्स डेवलप किया। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। तो अगर हम मैथमेटिकली बात करें, लेट्स से एक बास्केट है ना, इस बास्केट में 20 एप्पल्स है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो कैसे करो, चलो मैं एक ले लेते हैं। लेट्स से x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, है ना। 2 डिफरेंट थिंग्स आई एम टेकिंग, x एंड y। x 2 की बराबर है, y 2 की बराबर है, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, 2 एंड आर सच सेम थिंग्स, 2 एंड, है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सेम थिंग है। तो थिंग्स which are equal to same things, x is equal to 2, y is also equal to 2, are equal to one another, x equal to y. अब यूक्लिड ने थिंग्स क्यों यूज किया, these axioms are developed by seeing the nature, है ना। लेट्स से शायद उन्होंने देखा होगा एक स्टिक है जिसका 5 सेंटीमीटर लेंथ है ना। तो द स्टिक, देयर इज अ स्टिक, there is a iron pole, a iron rod, and there is a bamboo stick. 3 चीज़ें, राइट। तो ये स्टिक आयरन रॉड की लेंथ की बराबर, आयरन रॉड की लेंथ की बराबर है, ये बैम्बू स्टिक भी आयरन रॉड की लेंथ की बराबर है। तो ये स्टिक और बैम्बू स्टिक का लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके से समझ सकते हैं हम।
ठीक, अब देखो क्या इसकी प्रूफ की ज़रूरत है? सर ये तो ऑब्वियस है, इसका क्या प्रूव करेंगे हम, राइट? अब नेक्स्ट, if equals are added to equals, then the wholes are equals. Let's say there are two things which are equal to one another, x equal to y, and there are two other things which are equal to one another, a equal to b. So these are equals and these are equals. If equals are added to equals, let's say I'm adding x with a, y with b. So I'm getting whole and a whole, then the wholes are equals. This is what he's saying, right? दो इक्वल चीज़ें और दूसरा दो इक्वल चीज़ें, उन दोनों को आपस में ऐड करो, देन द होल्स विल बिकम इक्वल। ठीक, नेक्स्ट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल्स। अगेन x इक्वल टू वाई, ये इक्वल टू बी, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। लेट से मैं x में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया, y में से b सब्ट्रैक्ट कर दिया, x माइनस से रिमाइंडर हो गए, y माइनस बी रिमाइंडर हो गई, ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक, नेक्स्ट, थिंग्स कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, है ना? लेट से कोई भी एक लाइन सेगमेंट लिया है, ए बी का 5 सेंटीमीटर है, और कोई अदर लाइन सेगमेंट लिया है एक्स वाई, इसका भी 5 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं ए बी को उठा के एक्स वाई में रख दूँ, एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगी, या एक्स वाई को उठा के ए बी पे ऊपर रख दो, एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएगी। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ पे ए बी का लाइन सेगमेंट एक्स वाई का लाइन सेगमेंट बराबर होगा, यही कह रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये तो ऑब्वियस है। लेट से आपके पास एक सीरीज है पिज़्ज़ा मान लो, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, है ना? ऑफ कोर्स ईच पार्ट जो है होल से छोटा ही होगा, तो होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। इन सब की प्रूफ की ज़रूरत नहीं है ना? अंडरस्टूड है। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो दो थिंग्स है, देर आर टू थिंग्स विच आर इक्वल टू वन अनदर, इनका डबल करो, 2 टाइम्स एक्स 2 टाइम्स वाई, ये भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, है ना? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, लेट से एक्स इक्वल टू वाई, दोनों सेम थिंग्स है, कि डबल भी क्या होगा? सेम ही होगा। दैट इज व्हाट इज सेइंग। या आप इस तरीके से समझ सकते हो, एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2। तो एक्स एंड जो वाई दोनों सेम थिंग्स के बराबर है, तो 2x क्या हो जाएगी? 4, 2y 4, तो 2x एंड 2y भी बराबर होगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, राइट? नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, x एंड y दोनों सेम थिंग के बराबर है। अब मैं x बाई 2 करो, 1 आ जाएगी, y बाई 2 करो, 1 आ जाएगी, x बाई 2 एंड y बाई 2 आपस में बराबर होगा। ठीक, तो ये 7 एग्जाम्स आपको पता होना चाहिए हमको, तो मुश्किल नहीं है, आराम से याद हो जाएगी। जैसे अभी सबसे पहले क्या है, इफ़ इक्वल्स नहीं, इफ थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेकेंड, if equals are added to equals then the wholes are equals. If equals are subtracted from the equals then the remainders are equals. Third, fourth, things which are coincide with one another are equal to one another. फिफ्थ क्या है? थिंग्स, इसमें एक और बीच में भूल, है ना? हाँ, द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। फिफ्थ इज द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। सिक्स, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेवेंथ, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। याद हो गए? ठीक, अब इसके बाद यूक्लिड ने पॉस्टुलेट्स भी दिया है, वो भी देख लेते हैं। ए स्ट्राइट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ऑफ कोर्स कोई भी स्ट्राइट लाइन है ना, मैं ड्रा करना चाहता हूँ, ए स्ट्राइट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट।
ठीक। तो एक्चुअली इस स्टेटमेंट को और अच्छे से समझने के लिए मैं पीछे एक एग्जाम लिख रहा हूँ। ये दोनों सेम स्टेटमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए स्ट्राइट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देर इज अ यूनिक लाइन दैट कैन पास टू दैट पॉइंट। कोई भी दो पॉइंट्स लिया, दो डिफरेंट पॉइंट्स, बताओ इन दो पॉइंट से कितनी लाइन्स पास कर सकते हैं? देर विल बी यूनिक लाइन। वो लाइन क्या है सर? यही लाइन। तो एक्चुअली इस स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है, देर इज ओनली वन एंड ओनली वन लाइन वी कैन पास थ्रू टू गिवन डिफरेंट पॉइंट्स। दो डिफरेंट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक। दिस इज यूक्लिड पोस्टुलेट नंबर 1। ए स्ट्राइट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, है ना। दो पॉइंट से एक स्ट्राइट लाइन ड्रा कर सकते हैं हम। नेक्स्ट, पोस्टुलेट 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। अब टर्मिनेटेड लाइन मतलब जो न्यू टर्म्स में लाइन सेगमेंट, है ना, जो एज इट इज यूक्लिड ने जो वर्ड्स यूज़ किया वही वर्ड्स हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे हैं अभी, मतलब जो यूक्लिड ज्योमेट्री के बाद, है ना। तो अभी टर्मिनेटेड लाइन को हम क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट बोलेंगे। तो ए लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। ऑफ कोर्स लेट्स से देयर इज ए लाइन सेगमेंट ए बी, इसको इधर एक्सटेंड करो, इसको इधर एक्सटेंड करो, तो लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely in both the direction. This is what he is saying, Euclid. Next, देखो postulates सारे related to geometry. A circle can be drawn with any center and any radius. ये तो obvious है ना। तो मैंने center ये माना, I have assumed this as center, एक circle बनाओ। center ये माना, बड़ा circle बना दिया। Circle can be drawn with any center and any radius, right? Next, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो अगर मान लो कंप्लीट एंगल को चार पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक राइट एंगल आएगी, तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। क्यों? थिंग्स विच आर कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। तो दो राइट एंगल्स को इजीली हम कोइंसाइड कर सकते हैं। एनी टू राइट एंगल्स यू कैन कोइंसाइड। दिस इज अ राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल, ये दोनों राइट एंगल्स हम कोइंसाइड कर सकते हैं। इसको रिवर्स करके रख दो यहाँ पे, इट विल कोइंसाइड, राइट। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, क्या है? इफ ए स्ट्राइट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्राइट लाइन्स, तो हमारे पास टू स्ट्राइट लाइन्स, वी हैव टू स्ट्राइट लाइन्स। ए स्ट्राइट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्राइट, लेट्स से ये टू स्ट्राइट लाइन्स है, इसके ऊपर एक स्ट्राइट लाइन फॉल हुआ है, ऐसे फॉल हुआ है। इफ ए स्ट्राइट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्राइट लाइन्स मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, है ना। देखो इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे दो इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, इस स्ट्राइट लाइन की सेम साइड में दो इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, इस स्ट्राइट लाइन की सेम साइड में अगेन दो इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, राइट। यहाँ पे देखो ये बी सी डी, अगर मैं ए प्लस डी की बात करूँ, ऑफकोर्स आपको क्लियरली पता चल रहा है सर, ए प्लस डी तो जो एंगल का सम है वो 90 से कम होगा, सर 180 से कम होगा, लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल्स मतलब 180। देन द टू स्ट्राइट लाइन्स ही प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। वो ये कह रहा है कि भाई दो डिफरेंट स्ट्राइट लाइन्स है, उसमें एक स्ट्राइट लाइन फॉल हुआ, जैसे फॉल हुआ, है ना, सेम साइड ऑफ इट, द सेम साइड ऑफ द स्ट्राइट लाइन्स यू विल गेट टू इंटीरियर एंगल्स, राइट। तो जिस साइड में टू इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से कम है, उस साइड वो दोनों लाइंस जो है मीट होगा। देखो यहाँ पे ए प्लस डी 180 से कम है, इसका मतलब जब मैं इन दोनों लाइंस को, अभी तो बताया है टर्मिनेटेड लाइन कैन एक्सटेंड इंडेफिनेटली, अगर मैं इन दोनों लाइंस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, इफ आई एक्सटेंड दीज टू लाइंस, देन जिस साइड में 180 से कम है वहाँ पे मीट करेगी, राइट। एक्चुअली हमारी मैथमेटिशियंस ने क्या कहा, ये तो पोस्टुलेट नहीं होना चाहिए, इसकी प्रूफ हम किया जा सकता है। मैथमेटिशियन ने कहा कि भाई ये क्यों पोस्टुलेट होना चाहिए, ऑफकोर्स दिख रहा है, बट ये पोस्टुलेट में रहने की ज़रूरत नहीं है, ये थ्योरम बना देते हैं हम
इसकी प्रूफ हम आराम से कर सकते हैं। क्यों? कि जिस साइड में, है ना, जिस साइड में जैसे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। तो एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। अगर इन तीनों एंगल्स का सम 180 है तो ए प्लस डी क्या होगा? 180 से कम होना ही चाहिए, राइट? तो आवर मैथमेटिशियन सेड भाई पॉस्टुलेट 5 है ना, इसकी प्रूफ किया जा सकता है, इसको पॉस्टुलेट से हटा देते, इसको थ्योरम बना देते, ठीक। बट यूक्लिड 5 पॉस्टुलेट में अगर पूछा है तो आपको ये पॉस्टुलेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। भाई कोई भी टू डिफरेंट लाइन्स है ना, ये दोनों लाइन्स एक, क्या है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। प्लेन में कोई भी दो लाइन्स लो, या तो वो इंटरसेक्ट करेगी या पैरेलल करेगी, है ना। पैरेलल लाइन्स मतलब कहीं इंटरसेक्ट करेगी, कर ही नहीं सकते, दे विल नॉट इंटरसेक्ट एट ऑल। तो टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैनॉट हैव मोर देन वन, इस केस में एक वन कॉमन पॉइंट, इस केस में नो कॉमन पॉइंट्स, तो एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकते। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, राइट। अब इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं कंसिस्टेंट, चलो बता देता हूँ। अगर मान लो सिस्टम ऑफ एक्सियम्स, जैसे यूक्लिड ने अभी, यूक्लिड का 7 एक्सियम्स हमने देखा है, वी हैव सीन 7 एक्सियम्स ऑफ द यूक्लिड। द सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कब करेंगे कंसिस्टेंट? इफ दे आर नॉट प्रूव्ड एज रॉन्ग, या उसको गलत, अगर मान लो जो भी से 7 एग्जाम्स है, अगर कोई भी एग्जाम अगर गलत नहीं प्रूव कर पा रहा है, या उस एग्जाम्स यूज़ करके कोई भी रिजल्ट्स हमने डेवलप किया उसको भी हम गलत नहीं प्रूव कर रहे, इफ दे आर नॉट एबल टू बी प्रूव्ड। If they are not able to prove wrong, then the system of axioms is called the consistent system of axioms, right? अब propositions theorems एक ही बात है, propositions or theorems which have proper proofs, which have proper proofs, which can be proved using axioms or previous theorems, already existed theorems, राइट। ये है कंसेप्ट कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसकी एक्सरसाइज प्रॉपरली हम डिस्कस करेंगे 5.1 एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।